भारत आज जिस मोड़ पर खड़ा है उसे समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह केवल भारत का भविष्य तय करने वाला दौर नहीं है, बल्कि आने वाले समय में पूरी दुनिया की शक्ति संतुलन को भी बदल सकता है। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई देश ताकतवर हुआ है तो उसकी असली बुनियाद रही है उसकी अर्थव्यवस्था। हथियार, सेना, कूटनीति और राजनीति सब उसी आर्थिक शक्ति पर टिकी होती है। सोवियत यूनियन के पास मिसाइल, टैंक और बम सब कुछ था, लेकिन जब अर्थव्यवस्था चरमराई तो पूरा साम्राज्य ध्वस्त हो गया। वही कहानी आज चीन की सफलता में भी झलकती है। उनकी आर्थिक ताकत ही है जिसकी वजह से वे अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बातचीत कर पाते हैं। ऐसे में भारत के लिए सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि अगर दुनिया में अपनी आवाज बुलंद करनी है तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना होगा। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे तो बढ़ रही है, लेकिन इसे सुपर पावर स्तर तक ले जाना आसान काम नहीं है। सवाल उठता है कि आखिर भारत इस मुकाम तक पहुंचेगा कैसे? जवाब छिपा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौते में। अगर भारत अमेरिका और यूरोप के साथ ऐसे समझौते कर लेता है तो भारतीय वस्तुएं इन देशों में टैक्स मुक्त पहुंच पाएंगी। इसका सीधा फायदा भारतीय उद्योगों को मिलेगा और हमारी जीडीपी कई गुना रफ्तार से बढ़ेगी। अमेरिकी बाजार तो पहले से ही विशाल है और यूरोपियन यूनियन का बाजार $30 ट्रिलियन के बराबर है। अगर इन दोनों जगह भारत की पहुंच आसान हो जाए तो समझिए भारत के सामने नई संभावनाओं का दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन मुश्किलें भी कम नहीं हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बैठे हैं जिन्होंने भारत के साथ कोई बड़ा मुक्त व्यापार समझौता करने से इनकार कर दिया और उल्टा भारतीय सामान पर टैरिफ बढ़ा दिए। ऐसे में भारत के सामने सबसे बड़ा सहारा बचता है यूरोपियन यूनियन। हालांकि यूरोप के साथ भी मामला इतना आसान नहीं था। छोटी छोटी शर्तों पर यूरोप अटक जाता था और इस वजह से 2015 से लेकर लगभग 10 साल तक बातचीत होती रही, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। यहीं पर इतिहास ने करवट ली। ट्रंप ने यूरोप के साथ एक व्यापार समझौता किया जिसमें यह तय हुआ कि दोनों पक्ष एक दूसरे के सामान पर टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन अचानक ट्रंप ने यूरोपियन सामान पर 15% टैरिफ लगा दिया। यूरोप के देश हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ आ गया कि केवल अमेरिका पर निर्भर रहना उनके लिए खतरनाक है। उन्हें किसी नए भरोसेमंद साझेदार की तलाश करनी होगी। चीन के पास जाना उनके लिए विकल्प नहीं था, क्योंकि चीन एक सत्तावादी देश है और वहां राजनीतिक भरोसा नहीं किया जा सकता। तब उनकी नजर भारत पर पड़ी। भारत लोकतांत्रिक है, विशाल बाजार है और अमेरिका के दबाव के सामने झुकता भी नहीं। यूरोप को यही बात भा गई और अचानक उन्होंने भारत के साथ लंबे समय से अटकी हुई बातचीत को तेज कर दिया। जो समझौता 10 साल में नहीं हो पाया था, उसके कई अहम मुद्दे कुछ महीनों में ही सुलझने लगे। यूरोपियन यूनियन के चेयरमैन ने साफ ऐलान किया कि इस साल खत्म होने से पहले भारत के साथ बातचीत पूरी कर ली जाएगी। ये भारत के लिए ऐतिहासिक मौका है। अगर भारत को पूरे यूरोपियन बाजार तक पहुंच मिल जाती है तो हमारी अर्थव्यवस्था को सीधे सीधे वही बढ़त मिलेगी जो चीन को 1978 में दुनिया के लिए दरवाजे खोलते वक्त मिली थी। तभी से चीन लगातार ऊपर चढ़ता गया और आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत के पास भी अब वैसा ही अवसर है। इस बीच ट्रंप लगातार भारत पर दबाव बना रही है। वे आरोप लगा रहे हैं और लगा रहे हैं कि भारत रूस का समर्थन कर रहा है और प्रतिबंधों की धमकी भी दे रहे हैं, लेकिन यूरोप अब ट्रंप की धमकियों की परवाह नहीं कर रहा। उन्होंने साफ कहा है कि भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी आगे बढ़ेगी और सितंबर में यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ
नई रणनीतिक रूपरेखा भी घोषित कर दी। इसका मतलब यह सिर्फ व्यापार समझौता नहीं बल्कि लंबी अवधि की साझेदारी होगी। यहाँ पर सवाल यह है कि भारत इस मौके को कैसे भुनाता है। अगर भारत इस अवसर को सही ढंग से उपयोग कर लेता है तो हमारी अर्थव्यवस्था सीधे चीन से मुकाबला करने की स्थिति में पहुंच जाएगी और वह दिन दूर नहीं जब भारत सुपर पावर की कतार में खड़ा होगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य सिर्फ इतना ही नहीं है। उधर रूस ने नाटो सदस्य पोलैंड पर ड्रोन हमला कर दिया। यह हमला केवल एक देश पर नहीं बल्कि पूरे नाटो गठबंधन की सुरक्षा को चुनौती था। अमेरिका ने तुरंत अपनी सबसे आधुनिक और खतरनाक फाइटर जेट F-35 पोलैंड की सुरक्षा में भेज दिए। इसने पूरी दुनिया को हिला दिया क्योंकि इसका मतलब साफ था कि स्थिति बहुत तेजी से बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है। रूस ने ईरान के बनाए शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया था। पोलैंड कोई छोटा देश नहीं है। यहाँ अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने हैं और नाटो की कई अहम सुविधाएं मौजूद हैं। इसलिए पोलैंड पर हमला दरअसल पूरे नाटो पर हमला माना जा रहा है। पोलैंड ने दावा किया कि उसने सभी ड्रोन मार गिराए, लेकिन अमेरिका का तुरंत सक्रिय होना दिखाता है कि मामला बेहद गंभीर है। नाटो की धारा 5 साफ कहती है कि अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो पूरा नाटो उस देश की रक्षा करेगा। इस वजह से अब स्थिति बेहद नाजुक हो गई है। अगर रूस ने अगला कदम बड़ा उठाया तो अमेरिका और नाटो सीधे युद्ध में कूद सकते हैं और यही सबसे बड़ा खतरा है। 3 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यह पहली बार है जब सीधे किसी नाटो देश को निशाना बनाया गया है। इस घटना के बाद पूरी दुनिया की नजरें रूस और अमेरिका की अगली चाल पर टिकी हैं। इस खतरनाक माहौल के बीच यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश फ्रांस खुद एक भीषण राजनीतिक संकट में फंस गया है। फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरो संसद में विश्वास मत हार गए और तुरंत इस्तीफा दे दिया। इसका मतलब देश अचानक नेतृत्वहीन हो गया। अब सवाल यह है कि नया प्रधानमंत्री कौन होगा या फिर से नई चुनाव की घोषणा की जाएगी। लेकिन असली सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ। वजह साफ है, पिछले कुछ महीनों से बायरो सरकार की नीतियों से जनता बेहद नाराज थी। आर्थिक योजनाएं, पेंशन कानून, आव्रजन नीति और सरकारी खर्चों में भारी कटौती ने लोगों को गुस्से से भर दिया। देश पर पहले से ही 3 लाख करोड़ यूरो से ज्यादा का कर्ज है जो जीडीपी का 114% है। इस कर्ज से निपटने के लिए सरकार ने बजट में 33 अरब यूरो की कटौती का प्रस्ताव रखा। इस बोझ को आम जनता पर डाल दिया गया। छात्रों की योजनाओं से 5 अरब यूरो काटना, पेंशन रोकना, 2 राष्ट्रीय छुट्टियां खत्म करना जैसे फैसले लोगों को नागवार गुजरे। नतीजा ये हुआ कि संसद में सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि उनकी अपनी पार्टी के कई सदस्य भी उनके निरीक्षण की नहीं है। देश विश्वास मत हार गए और पद से हटना पड़ा। आज फ्रांस की स्थिति बेहद नाजुक है। संसद कामकाज नहीं कर पा रही क्योंकि नया नेतृत्व तय नहीं है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के सामने 2 विकल्प हैं, या तो नया प्रधानमंत्री चुने या संसद भंग कर चुनाव कराएं। दोनों ही जोखिम भरे हैं। नया प्रधानमंत्री लाना मुश्किल है क्योंकि विपक्ष बहुत मजबूत है। चुनाव कराना भी खतरनाक है क्योंकि जनता का गुस्सा बढ़ा हुआ है। इसी बीच 10 सितंबर को देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया गया है जिसका नाम है शट डाउन एवरीथिंग, यानी पूरे देश को ठप कर दो। लोग गुस्से में हैं, निराश हैं और उन्हें लगता है कि सरकार उनकी सुनती नहीं। बेरोजगारी 8% से ज्यादा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है और आम आदमी की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। ये संकट केवल फ्रांस तक सीमित नहीं है। यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते फ्रांस की अस्थिरता पूरे यूरोप को प्रभावित करेगी। निवेशक भरोसा खो देंगे और यूरोपियन यूनियन की अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है। यानी एक तरफ भारत है जो यूरोप के साथ समझौते के जरिए सुपर पावर बनने की राह पर है और दूसरी तरफ फ्रांस है जो अपनी ही जनता के गुस्से और आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। यह विरोधाभास दिखाता है कि आज की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। भारत के सामने सुनहरा मौका है। अगर यह मौका हाथ से निकल गया तो शायद अगले कई दशक तक ऐसा अवसर न मिले और अगर भारत ने इसे पकड़ लिया तो वही
इतिहास दोहराया जाएगा जो चीन ने 1978 में लिखा था। वहीं यूरोप को भी सोचना होगा कि फ्रांस जैसी बड़ी ताकत अगर डगमगा गई तो उसका असर पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इस समय दुनिया की निगाहें दो जगह टिकी हैं। एक दिल्ली, जहां भारत और यूरोप के बीच ऐतिहासिक समझौते का आखिरी चरण चल रहा है, और दूसरी पेरिस, जहां नई सरकार बनाने या चुनाव कराने को लेकर असमंजस है। एक ओर उम्मीद की किरण है तो दूसरी और अंधकार की आशंका। लोग अब यह देखना चाहते हैं कि भारत इस मौके को कितनी मजबूती से थाम पाता है और फ्रांस अपने संकट से कितनी जल्दी बाहर निकल पाता है, क्योंकि आने वाले वक्त में इन फैसलों पर तय होगा कि दुनिया में शक्ति संतुलन किस ओर झुकेगा।